गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर इन द थर्ड लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. आज हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड लेक्चर में हैं. इस चैप्टर में दिमाग लगाने की जितनी चीजें थी वो हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है. अब हम लोग ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, लॉजिक एंड सॉल्व. इसीलिए ये करंट चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा. आप आगे आज से आपको लगेगा कि काफी चीजें आप ऐसे ही पढ़ रहे हो जिसमें आपको प्रेशर नहीं डालना पड़ा. आप पहले से कुछ चीजें जानते हो थोड़ी बहुत. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. टुडेज डेट इज 18th ऑफ जून. जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं. हमने आपको बताया था कि जब एक कंडक्टर के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एडिशनल एवरेज वेलोसिटी आ जाती है विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है एक तरीके का एवरेज वेलोसिटी होता है. याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होता है और इसका ऑर्डर जो होता है वो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड होता है. क्लियर? अगर मैं बोलूं ड्रिफ्ट एक्चुअली क्या होता है तो मैं आपको ये समझाने के लिए सिंपल दो पाथ बनाने की कोशिश करूंगा. ये इलेक्ट्रॉन का दो पाथ, एक पहला पाथ है. और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो हल्का सा अपने पाथ से ड्रिफ्ट कर जाता है ऑपोजिट टू द फील्ड. इस पूरे केस में आप गौर से देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो पाथ है वो हल्का सा अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर गया, ड्रिफ्ट कर गया. यही एवरेज ड्रिफ्ट जो होता है आप में करंट का एस्टेब्लिश करता है. और इसी छोटे से ड्रिफ्ट की वजह से हमने देखा था कि कैसे करंट स्टेब्लिश होता है. तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरीके का पल्स है जो हम जैसे ही बैटरी अप्लाई लगाते हैं वैसे ही हल्का सा क्या करता है, ये सब जगह पूरे कंडक्टर में ड्रिफ्ट कर देता है. क्लियर? अब हम थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला क्या देखा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था -E/m इंटू टाउ. ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था. उसके बाद हमने बात किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का. तो E के जगह भी हम लोग लिख सकते हैं V/L, तो -EV/m इंटू L इंटू टाउ. ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी था. माइनस माइनस ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था. एक था पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा था लेंथ ऑफ कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दूसरा अगला क्या था, टेम्परेचर. टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगा. तो ये तीन चीजों पे मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रहा था. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमने बात किया था कि एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट कैसे एस्टेब्लिश होता है. तो मैंने आपको पहले ही बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होता क्या है, एक सेक्शन ऑफ पूरा जो कंडक्टर, पूरा जो सेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो हल्का सा अपने पास से क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट कर जाता है. तो हर छोटे छोटे पार्ट में वो ड्रिफ्ट हो रहा है. तो उसके वजह से जो करंट स्टेब्लिश होता है, हमने देखा था कि I was equal to NEAVD. यही फॉर्मूला आया था, I equals to NEAVD. तो अगर I/A लिख दें, तो क्या हो जाएगा, NEVD. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और याद होना चाहिए. तो I/A कितना हो जाता है, J equals to NEVD. क्लियर है? कभी कभी लोग बोलता है कि इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेगा, तो ये थोड़ा मैंने लिखवाया नहीं था. तो इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म अगर देखें हम लोग, तो J वेक्टर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जो करंट स्टेब्लिश होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. ड्रिफ्ट अगर ऐसे हो रहा है तो करंट कैसे स्टेब्लिश होगा, J वेक्टर कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा. इज दिस क्लियर? जल्दी से इसको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए आप. ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन करते हैं, आगे करके आगे बढ़ते हैं. चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ट्राई करें इस क्वेश्चन को. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. अगर आप फॉर्मूले के तौर पे लेते हो तो टॉपिक में कोई दमी नहीं है.
आदर्श वेक्टर फॉर्म लिखना है क्या? लिख लो कि इतना ही टाइम लगेगा, इतना ही चीज है। चलो जल्दी क्वेश्चन करो। एवरीवन स्टार्ट। हर चीज पे आज हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करते चलेंगे और बड़े क्वेश्चंस लास्ट में। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये टॉपिक जेई क्वेश्चन का बड़ा सोर्स बना है। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा करंट से रिलेटेड नहीं है। दीप ने कहा है 10 to the power 5। दीप देखते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है। दिव्या ने कहा है 10 to the power 5। लेट्स सी। रिया सेइंग 10 to the power 5। सिद्धांत सेम। आपको यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। आपको डेंसिटी दी गई है 10 to the power 4 kg पर मीटर क्यूब। लॉजिकली देखते हैं इस क्वेश्चन को। निधि ने कहा है 100 होगा आंसर। निधि देखते हैं डेंसिटी क्या होगा। मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू 10 to the power 4। आपको भी पता है कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, अब क्या हम लोग कर सकते हैं? अगर अपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर अपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मास बाई मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा। मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मैं अगर इस रिलेशनशिप को देखूं, तो मैं लिख सकता हूं मास इक्वल्स टू number of moles of atom, number of moles into molecular mass कितना है 100 divided by volume equals to 10 to the power 4। नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल में एक एटम होगा। देखते हैं राघवेंद्र। नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होगा 6.02 into 10 to the power 23। अगर मैं बोलूं कितने एटम्स होंगे 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स into 10 into 100 पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है क्या? पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मुझे डेंसिटी पता है, अगर मैं इसको यहां से हटा भी दूं, अगर मुझे अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम पता है, तो मास से मैं नंबर ऑफ मोल्स, मैं एग्जांपल देता हूं कि मुझे मास से पता है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसमें मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है। मुझे मॉलिक्यूलर मास से अगर मुझे डेंसिटी पता है, डेंसिटी बाई मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी बाई मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू हो जाएगा 10 to the power 4 by 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आ गया।
ये कितना हो गया 10 टू द पावर 2। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो 10 टू द पावर 2 इंटू क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा। कितना आ जा रहा है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 25। आपका 28 कैसे आ गया राघवेंद्र? 25 होगा। इज इट क्लियर? मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं कि आपके पास सिंपल सी बात है, डेंसिटी दिया गया है। अगर मैं डेंसिटी को डिवाइड कर दूं मॉलिक्यूलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। और मैं अगर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। तो डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 बाय 100 into 6.02 into 10 to the power 23. That's it. Is it clear? N equals to कितना हो जाएगा 6.02 into 10 to the power 25. Is this done? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल कंक्लूजन इतना ही है अपने पास। इतना दिमाग इतना अलग अलग स्टेप में करने के अच्छा से अच्छा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। Everyone try, go ahead for the next question. Try this. Read question carefully. राघवेंद्र ने कहा है 32,000 सेकेंड। राघवेंद्र देखते हैं। सब कुछ करने के पहले सबसे पहले अपना गिवन आइटम लिखने की कोशिश करें। आदर्श ने कहा है सेम आंसर। जो दीप, राघवेंद्र और आदर्श तीनों का आंसर बिल्कुल सेम है। आपके पास आई दिया है, एन दिया है, अगर आप चाहते हो तो ई भी लिख सकते हो। ई का वैल्यू तो जानते ही हो सब लोग कितना होता है 10 टू द पावर -90। बट सबको एक बात तो क्लियर है कि इस क्वांटिटी का, इतने चीजों का आप यूटिलाइजेशन तो कर सकते हो। किस फॉर्मूले में?
I इक्वल्स टू NEAVD में कितने लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला है? कितने लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लिया है? वेरी गुड, रिया, निधि, 2 लोगों का सिर्फ आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I/NEA, I/NEA। मीनू ठीक है, देखते हैं। अंजन आ गया है, जल्दी मुझे बताइए कितना आया है आपका आंसर। मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ पहले। I/NE A, I/NEA। 10 to the power कितना आ रहा है? -6, which is equal to 10 to the power 2 by 1.6 into 10 to the power 4। कितना आ रहा है क्या? ये आ रहा है कुछ 1/800 आ रहा है क्या? 1/800 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे लिए क्या है? एवरेज टाइम टेकन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ वायर। अब अगर टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा? लेंथ बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा क्या? लेंथ बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंथ बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकालें तो कितना आ रहा है? लेंथ कितना है? 4 मीटर बाई 1/800 कितना हो जाएगा? 3200 सेकेंड। 3200 आ रहा है मेरा। इट्स सॉरी, 8000 है ये। इज दिस क्लियर? क्या बिल्कुल सही आदर्श, क्या ये सबको क्लियर है? I इक्वल्स टू NEAVD पे क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट लाता है वो अभी का हमारा दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके लाता है, जहां पे n आपको निकालने को देगा। याद रखना ट्विस्ट क्वेश्चन का कहां पे है? क्वेश्चन का ट्विस्ट आपको n नहीं निकाल के देगा, आपको n खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं अगर बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो वो बात करूंगा पहले मेरे दोनों क्वेश्चन का मिक्स, वहां पे आपको n निकालना पड़ेगा। बिल्कुल आदर्श, ये फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन ट्विस्ट कब आ जाएगा? जब मैं इसके ऊपर वाले को मिक्स कर दूंगा और मैं आपको n नहीं दूंगा। तो आप n पहले कैलकुलेट करना आपके लिए मस्ट होगा, याद रखिएगा। पर एटम पर वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको n पहले निकालना पड़ेगा। क्या बन जाएगा क्या इस तरह क्वेश्चन? बोलिए, क्या क्वेश्चन बन जाएगा? n ही एक ऐसी चीज है जो आपको कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है। अच्छा, आई देगा, कैसे देगा? तो v और r दे देगा, बोलेगा आई निकाल लो। तो आई का अगर देगा आपको हिडन तो आप निकाल लोगे। n वाले में मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ओम्स लॉ के बारे में। जल्दी से रिकॉल करा देता हूं, ओम्स लॉ पढ़ा चुका था इसलिए रिकॉल करा रहा हूं सर। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बात किया था? हमने बोला था कि चलो फॉर्मूला आ गया, I इक्वल्स टू NEAVD। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दिया था, तो कितना आ गया था? I इक्वल्स टू NEA V बाई M इंटू L इंटू टाउ। ये हमने क्या लिख लिया था? फिर हमने क्या लिखा था कि V इक्वल्स टू ML बाई NE स्क्वायर A इंटू टाउ, ठीक है, इंटू I। तो हमने इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया था? हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि V जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट विद कंडीशंस। क्या है मेरा? कंडीशंस क्या है? लेंथ मस्ट बी कांस्टेंट, एरिया मस्ट बी कांस्टेंट और टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। यही 3 कंडीशन था। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमने क्या लिखा था? V मस्ट बी इक्वल टू I इंटू R। स्टेटमेंट वगैरह सब लिख चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे R कितना आ गया था? R बोले तो रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ML बाई NE स्क्वायर A इंटू टाउ। समझने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस आखिर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। देख लीजिए, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है मेनली लेंथ पे डिपेंड करता है, अगला एरिया पे डिपेंड करता है, और
तीसरा टाउ मतलब टेम्परेचर। तो लेंथ, एरिया और टेम्परेचर तीन चीजों पे मेनली डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। ओम्स लॉ अगर के बारे में रिकॉल करूं मैं, तो ओम्स लॉ सिंपली होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं। फिर हमने बात किया था ओम्स लॉ के ग्राफ पे, ये भी आपने लिख रखा था V और I। हमने बताया था कि जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है इज बेसिकली गिव्स रेजिस्टेंस। क्लियर है? हमने इसके बारे में और बात किया था कि मान लीजिए अगर दो VI ग्राफ दिया हुआ है, VI ग्राफ दिया हुआ है और मान लीजिए कि इसमें दो ग्राफ्स हैं एक ही में, ये 1 है और ये 2 है, तो इस केस में R1 विल बी ग्रेटर देन R2। इज दिस क्लियर? क्या R1 will be greater than R2? Is this clear? चलिए, तो अभी तक हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू I इंटू R। जल्दी से इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपके कॉपी में लिखा हुआ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करें जल्दी से, जल्दी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है, जल्दी आंसर दो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या कर रहे हो आनंद? निधि क्या कर रहे हो? सब भूलिए क्लास 10th का, ये थोड़े ना 12th में अभी मैंने आपको पढ़ाया है। वैष्णवी, सिद्धांत, सब शॉर्ट सर्किट हो गया क्या दिमाग में? आनंद गलत है, हरीश, अंजन ठीक है। वैष्णवी गलत है, आकाश गलत है, आदर्श, शिवम, मीनू, मीनू गलत है। आप बताओ कि इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है क्या? आशीष, क्या इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है क्या? एक एंड 10 वोल्ट पे है, दूसरा एंड अगर 4 वोल्ट पे है, तो डिफरेंस कितना होगा? 6 वोल्ट का। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2 ओम। तो क्या ओम्स लॉ से नहीं निकाल लेंगे? V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R। तो हम I नहीं निकाल लेंगे, I इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन R। कितना हो जाएगा? 6/2। कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। मैंने कहा बोला गलत बोले हो आदर्श? इज इट क्लियर? निधि, आनंद, आनंद कुमार बोल रहा था। आनंद, आनंद, आनंद तुमको, तुम्हें नहीं बोला था आनंद। चलिए, ट्राई डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करिए। कोई रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। क्या कर रहे हो हरीश? ऑप्शन अप्रॉक्स है कि एग्जैक्ट है? ठीक है, ठीक है।
ठीक है सबका? चलिए, हमारे पास रेजिस्टेंस है 2.25 ओम। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस है 90 वोल्ट। तो आई कितना होगा? V अपॉन R। अंजन क्या कर रहे हो? 90/25। अंजन ये बेसिक फॉर्मूले में अगर गलती हो रही है या बाकी लोग जिन्होंने भी डाला है, जस्ट थिंक कि इतना इतना कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल नहीं कर सकते आप। ये कितना हो जाएगा? 18/5 इज इक्वल टू 3.6 एम्पियर। कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे नहीं हो सकता, आपसे होना चाहिए। I इक्वल्स टू B अपॉन R। बेसिक दिया था क्वेश्चन ताकि एक ओम्स लॉ रिकॉल हो जाए। चलिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक सबसे पहले शुरू कर रहा हूं रेजिस्टेंस। ठीक है? मेरा मेरा मुझे लगा था अप्रॉक्स आएगा। ठीक है था आपका ठीक था उसमें 3.6, सबका 3.6 ही आया था। अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस को लेकर। अब हम लोग एक एक टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। हर चीज क्लास 10th का टॉपिक आज पढ़ाऊंगा आपको। बस आपको ध्यान देना है और नए तरीके से समझने की कोशिश करनी। ये रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस सिंपल किसी भी कंडक्टर का करंट के फ्लो में जो पाथ, जो करंट के फ्लो में जो हम लोग हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, रुकावट प्रोवाइड करते हैं, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो लिखते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज, नोट करते चलेंगे सब कुछ अच्छे से, बढ़िया से नोट्स बना होना चाहिए। इट कैन बी डिफाइंड एज resistance offered by the conductor in the flow of current. Clear? Its unit is ohm. Its unit is ohm. इसका यूनिट क्या होता है? ओम। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि R इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ml बाई NE स्क्वायर A टाउ। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ml बाई NE स्क्वायर A इंटू टाउ। अगर मैं इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में देखूं, तो मुझे क्या दिखता है? मुझे देखता है M और E तो कांस्टेंट है। अगर मैं लिखूं फॉर अ कंडक्टर, देखते हैं, फॉर अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिएगा गौर से, मैंने क्या किया? फॉर अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं बोलूं एक कंडक्टर ले लेता हूं, तो कंडक्टर फिक्स कर दिया तो मेरा स्मॉल n भी फिक्स हो गया, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया तो हमारा टाउ कांस्टेंट हो गया। बोलिए क्या लिख सकते हैं? क्या? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यही चीज पढ़ा था क्या 10th में? इसका रीजन नहीं बताया गया था आपको। क्या अब रीजन क्लियर है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। और यहीं पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है, R इक्वल्स टू रो L बाई A। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, रो क्या होता है। रो के बारे में हम इतना लिख सकते हैं कि रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। जल्दी से इतना लिखिए, हम रेजिस्टिविटी के बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे। अभी हमारा फोकस है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ml बाई NE स्क्वायर A इंटू टाउ।
ठीक है, अगर एक रेजिस्टेंस कोई पूछ दे आपसे कि बताओ किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो बोलना लेंथ, एरिया, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर। अगर सिंपल सा पूछ दे, कुछ नहीं बोले कंडक्टर दिया है कि नहीं दिया है, तो आप चार चीजों पे डिपेंड करेगा फॉर्मूले के हिसाब से। क्लियर है? आप मेरे साथ ये सब कुछ समझ के लिखते चलो। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। इसको टॉपिक वाइज देख लेंगे हम लोग ऑर्डर में बस। और आपको भी पता है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर में मैं क्या लिखूंगा, मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर में ये लिखूंगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और तीसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। Where each conductor has different resistivity, resistivity ही नेचर डिसाइड करता है, रेजिस्टिविटी। मैं नोट देके लिख देता हूं नेचर ऑफ मटेरियल कहां से आया। हम लिख सकते हैं आर डिपेंड्स ऑन एन, आर डिपेंड्स ऑन एन। दिमाग में याद रखने के लिए कि आर जो होता है वो एन पे डिपेंड करता है। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी को कोई भी दिक्कत है रेजिस्टेंस में तो पूछिए, क्योंकि ये चीज ऐसा है जो आप पहले से जानते हो। मैं अब उसका यूज करके आपको फॉर्मूला रिकॉल करवा रहा हूं। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये फॉर्मूला कहां से आया उसका सोर्स अपने को पता चल चुका है अभी। अगर आप एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो पहला 5 से 6 पेज यही सब चीजें कहानी चलती रहेंगी। जल्दी नोट करें इसको, तभी हम कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं क्लास के एंड में आपको एनसीईआरटी दिखाऊंगा कि मैंने कितना टॉपिक कवर किया। आपको ऑर्डर में एनसीईआरटी का नहीं दिखेगा, एनसीईआरटी का सेम ऑर्डर फॉलो नहीं होगा कि वहां पे पहले ओम्स लॉ डिफाइन कर दिया फिर बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला है। मैंने ओम्स लॉ को भी डिराइव किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्या लिख लिया सबने? क्या कोई तकलीफ है क्या इसमें? कोई नया चीज बता रहा हूं तो बताओ। बस सोर्स बता दिया हूं कि फॉर्मूला कहां से आया, और कुछ मैंने नया नहीं बताया, सब आप पहले से जानते थे। और वो भी कुछ लोग पढ़े भी हो, पढ़ाया हो भी कुछ लोगों को। याद है आदर्श कुछ? सब खा पी गए? आई थिंक हरीज, राघवेंद्र, ये भी नहीं कह सकते सर नहीं पढ़ाई हुई थी। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन, बच्चों वाला सवाल है, जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट टाइम।
सॉल्व इट करवा रहा हूं क्योंकि अब यही फॉर्मूले हैं तो रिकॉल दिमाग में रखने के लिए। चलो आई थिंक वेरी गुड राघवेंद्र। राघवेंद्र ने क्वेश्चन लगता है पहले देख लिया था, नीचे से दिख रहा था राघवेंद्र। देख लेते हैं राघवेंद्र, बाकी लोग आंसर आने देते हैं। दीप ने उसको अप्रॉक्स कर दिया है। राघवेंद्र हैज सेड 588.2, दीप हैज सेड 600, ओजस्वी ने कहा है 5.8 into 10 to the power 2 which is almost 600। यानी अभी तक तीनों आंसर ऑलमोस्ट एक ही के करीब है। दीप ने अप्रॉक्स पूरा लिया है, तो दीप का ज्यादा डिफरेंट आ रहा है। आदर्श ने कहा है 6 किलोमीटर, यानी आदर्श का कहना है 6000 which is not sure, which I'm not sure। अंजन ने 588 का है, आदर्श ने 6 का है। अगर 6 किलोमीटर का हो ना, वो 6000 तुम्हारा कहने का मतलब मीटर में, बाकी लोग का 600 के आसपास आ रहा है। अरीज ने 58.2 का है। अच्छा 0.6 किलोमीटर लिख रहे हो, अच्छा ठीक है, तब सेम ही आंसर है फिर तो, फिर अप्रॉक्स तुमने भी लिया। शिवम आनंद 588.235, ये ज्यादा एग्जैक्ट है ये। चलो भाई अब इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या किया है, क्या किए हैं इसमें, एक एक करके देखते हैं। तो आपने पहले लिखा है एरिया, एरिया लिखा है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 10 to the power -2 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 to the power -8 मीटर स्क्वायर एरिया। अगला रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर 1000 मीटर, रेजिस्टिविटी 1.7 into 10 to the power -8 ओम मीटर। तो R इक्वल्स टू क्या लगेगा, रो एल बाई ए लगेगा। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, समझने की कोशिश करने सब लोग। अगर मैं बोलूं R कितना है 1000, कोई नया फॉर्मूला थोड़े बता रहा हूं, पढ़ ही चुके थे। तो 1.7 into 10 to the power -8 into लेंथ अपॉन एरिया कितना है 10 to the power -8 गया। तो क्या L बड़ा सिंपल आ रहा है क्या, 1000 बाई 1.7 आ रहा था क्या, बताइए। पंद्रह जीरो, ये कुछ 588 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, बोलिए। क्या आपको भी कुछ ऐसा आया था क्या, इस तरह कैलकुलेशन, मीटर लिख देते हैं समथिंग। चलो मैं पूरा सॉल्व नहीं करता, 588.235। आई होप सबको ये क्लियर हो और सबको स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है, सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। फॉर्मूले पे थोड़ा यूज टू हो जाते हैं हम लोग, और आपको मैं एनसीईआरटी दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में यही सब है। एट एंड ऑफ द क्लास यू विल रियलाइज कि आज हम काफी चीजें, आज क्लास वाइंड अप करने का है इस पूरे टॉपिक को। जल्दी, आई हैव गॉट ओजस्वी का आंसर आया है लगभग 6.5 into 10 to the power -2, आकाश का 10 to the power -3 आ रहा है, अंजन का अलग आंसर, कल्याणी 65 into 10 to the power -5। आप लोग के ऑप्शन आंसर जो आ रहे हैं ना, उसमें पॉइंट का बहुत डिफरेंस आ रहा है। मैं आप सबको बोलूंगा एक बार अपने पावर को वेरीफाई करें, क्योंकि 65 तो सबको आ रहा है, 10 to the power 4 आ रहा है, माइट बी सबके आंसर में, ऑलमोस्ट सबके आंसर में डिफरेंस है। मिली ओम का है निधि ने, जस्ट गिव सम टाइम। जल्दी,
I've got many answers. We have Rohit is saying something. Rohit ने कुछ कहा है. Rohit, who is this? Shivam sir is there. Why Shivam is not there, na? Shivam, I think आप दो accounts added, दो numbers added हो Shivam. don't know शिवम तुम्हारा कौन सा है. शिवम just चलिए लेट्स आगे अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. आपको क्लियर कट दिख रहा है कि लेंथ इस क्वेश्चन में कितना है. लेंथ इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर है. ओके ओके शिवम. लेंथ 50 इंटू 10 टू द माइनस 2 मीटर. एरिया कितना है अपने पास. एरिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस मिलीमीटर स्क्वायर है तो -6 मीटर का होल स्क्वायर. ठीक है. रेजिस्टिविटी कितना है अपने पास 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर. इज इट क्लियर. चलिए तो R इक्वल्स टू क्या होता है अपने को R निकालना है. R इक्वल्स टू रो L बाई. जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं. रो कितना होगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8. लेंथ कितना है 50 इंटू 10 टू द पावर -2. एरिया कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6. ये कितना हो जाएगा 1.3. ऑब्वियसली ठीक है 13 हो जाएगा 65 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -4. क्लियर है क्या सबको. इज दिस क्लियर. बताओ आगे बढ़े. देखो सबका यही आंसर आया था. मुझे पावर में शक है. काफी लोग पावर दर थे बट स्टिल. चलिए ट्राई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम रेजिस्टेंस. इस क्वेश्चन को ट्राई करें सब लोग. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं. I've got one response till yet. ना टफ क्वेश्चन नहीं है ये. अरविंद रेट करते हैं. ना टफ क्वेश्चन नहीं है. ठीक से क्वेश्चन को सोचो. रेक्टेंगुलर कार्बन ब्लॉक है. डायमेंशंस दिया हुआ है. रेजिस्टेंस दिया हुआ है. फर्स्ट अक्रॉस 2 स्क्वायर एंड्स. फर्स्ट अक्रॉस 2 स्क्वायर एंड्स देन अक्रॉस 2 रेक्टेंगुलर. दो ही तरीके से निकालना है आपने. जस्ट भी लास्ट स्लाइड देखना है. देखें अदर्स देखते हैं. अदर्स आंसर नहीं है मेरे पास. मेजॉरिटी सेइंग सेम आंसर जो आप कह रहे हैं. majority is saying same answer, so let's wait. देखो जब आप दो स्क्वायर एंड्स में लोगे तो लेंथ क्या लोगे और एरिया क्या लोगे. सीधा यही सोचना है आपको. केस 1 लो. केस 1 लो.
लेंथ क्या लोगे और एरिया क्या लोगे, देखते हैं। लेंथ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, लेंथ विल बी 50 सेंटीमीटर पहले केस में। एरिया कितना होगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। लेंथ हो गया, एरिया हो गया, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो आपको पता ही है कितना है, एल कितना होगा 50 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई एरिया कितना होगा, कट गया, -1 बचेगा, ये 3.5 यानी 35 175 इंटू 10 टू द पावर -3, इट विल फाइनली इक्वल्स टू 17.5 लिखेंगे अगर, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस, इसको छोटा करेंगे तो इसको बड़ा करना पड़ेगा माइनस। क्या पहला क्लियर है क्या, क्या सबको फर्स्ट क्लियर है क्या, मात्र 6 लोगों का सही आंसर है अभी तक। क्या फर्स्ट केस क्लियर है क्या सबको, अंजन, लेकिन आपने अंजन बोला सी, लेकिन मेरा पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, आप एक बार चेक करो ना अंजन, कहाँ गलती हुई है। क्या लास्ट स्टेप पे अंजन आपने गलती नहीं कर दिया क्या, 175 इंटू 10 टू द -3 आपको भी आ गया होगा, क्या आप लास्ट स्टेप में गलती नहीं कर दे रहे हो क्या। तो मैं कह रहा हूं कि इससे तो एक बात तो तय हो गई कि और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, अपने पास और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, मैं निकाल लूंगा बाकी सब, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरे ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। फिर भी मैं कह रहा हूं कि चलिए केस 2 ले लेते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में लेंथ कितना होगा, गौर से देखिएगा, मेरा लेंथ इस बार कुछ ऐसे होगा, ये होगा, तो लेंथ मेरा होगा इस बार 1 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर -2 मीटर। और एरिया कितना होगा, एरिया होगा इस बार 50 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर, देखते हैं यार कितना होगा, आर इक्वल्स टू होगा, आर इक्वल्स टू होगा रो एल बाई ए, देखते हैं रो कितना होगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू लेंथ कितना होगा 10 टू द पावर -2 बाई एरिया कितना होगा 50 इंटू 10 टू द पावर -5 -4, गया गया -1, कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 0.07 इंटू 10 टू द पावर -3। 7 इंटू 10 टू द पावर -5 ओ। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्या ऑप्शन ए मैच कर गया, बोलिए क्या ऑप्शन ए मैच कर गया। अंजन क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, मैं पोल एंड कर रहा हूं। हम लोग का एक अगला टॉपिक क्या है, ये सब चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, ऐसा नहीं मैं कुछ नया बता रहा हूं आपको। इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस बाय स्ट्रेचिंग, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस बाय स्ट्रेचिंग, क्लियर है। तो अगर एक वायर को अगर स्ट्रेच करते हैं या वायर को मोल्ड मेल्ट करके दोबारा दूसरा वायर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इन सब केसेस में क्या होता है, तो याद रखिएगा कभी एक वायर को आप स्ट्रेच करते हो, अगर आप किसी वायर को आप स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो, मान लीजिए एक वायर कुछ ऐसा है पहले, और अगर आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे, तो स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा वो,
कुछ ऐसा हो जाएगा। तो गौर से देखो, इसमें आपको दो चेंजेस एक साथ दिख रहे हैं। मान लीजिए पहले लेंथ L था और पहले एरिया A था, लेकिन अब लेंथ कितना हो गया, अब लेंथ मेरा बढ़ गया और लेंथ कितना हो गया L डैश। लेकिन साथ साथ लेंथ बढ़ने के साथ साथ हमारा एरिया भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल होगा जो इसको जस्टिफाई करेगा? तो ये यहां पे डिफाइन करेगा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, मानते हो क्या? कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम यानी मेरा वॉल्यूम जो रहेगा मटेरियल का वो कंजर्व्ड रहेगा, मटेरियल की वॉल्यूम मेरी कंजर्व्ड रहेगी। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेंथ इनटू एरिया विल बी इक्वल टू L डैश इनटू A डैश? बोलिए, अग्री करते हैं क्या? इज डू यू ऑल अग्री क्या कि L into A will be equals to L dash into A dash? Is it clear to all of you? क्या आप मानते हो कि जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा तो एरिया कम होगा? तो लेंथ इंटू एरिया यानी वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं एक केस लेता हूं कि इफ कंडक्टर is stretched n times its length, n times its length, n times its length। अगर कंडक्टर को हम लोग लेंथ के n टाइम्स स्ट्रेच कर दिए हैं तो क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो अब L डैश हो गया वो कितना हो जाएगा? n टाइम्स इनिशियल लेंथ हो जाएगा। तो अगर मुझे एरिया देखना पड़ेगा, अगर मुझे मैं बोलूं कि मेरा फाइनल एरिया कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? L डैश इंटू A डैश इक्वल्स टू L इंटू A। इस हिसाब से देखें तो एरिया डैश इक्वल्स टू L इंटू A डिवाइडेड बाई L डैश इक्वल टू L इंटू A बाई N इंटू L। कैंसिल हो गया। तो हम लोग को क्या आ गया, अगर लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज करोगे तो एरिया जो होगा वो n टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। इज इट क्लियर? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर लेंथ को 3 गुना करोगे तो एरिया 1/3 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं कि मेरा रेजिस्टेंस जो था वो पहले कितना था, रो L बाई, लेकिन आफ्टर स्ट्रेचिंग अगर बात करें तो मेरा लेंथ n टाइम्स और एरिया A बाई N है, तो मेरा R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L बाई N बाई सॉरी N इंटू L बाई A बाई N इक्वल्स टू N स्क्वायर इंटू रो L बाई A। यहां से अपना फॉर्मूला जो आया R डैश जो आ गया वो क्या आ गया, N स्क्वायर टाइम्स R हो जाएगा। याद रखिएगा, जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो अगर 3 टाइम्स लेंथ बढ़ाओगे तो 9 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? स्ट्रेचिंग ऑफ वायर क्लियर है क्या, बताइए? इज स्ट्रेचिंग ऑफ वायर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद रखिएगा, स्ट्रेचिंग के केस में, स्ट्रेचिंग के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। या मैं सीधा सीधा अगर बोलूं, अगर मैं नोट करके लिखा हूं, नोट इन स्ट्रेचिंग, इन स्ट्रेचिंग, ये जेई वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे बेस्ड। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो L स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर किसी चीज को अगर स्ट्रेच करोगे तो रेजिस्टेंस जो होगा, कंडक्टर को स्ट्रेच करोगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा। इज दिस क्लियर? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस बाय स्ट्रेचिंग। ये ऐसा नहीं था कि 10th में नहीं पढ़ा है आपने, 10th में भी ये शब्द यूज किया गया है आपको।
10th में नहीं पढ़ाया था क्या? आदर्श पहली बार सुन रहे हो क्या? जल्दी लिखें। करेंगे आदर्श? 2 करेंगे। जिसने भी क्वेश्चन कर लिया है जल्दी से, जिसने भी लिख लिया वो क्वेश्चन करें। चलिए, सही है सबका? सबने सही आंसर दिया है? सबने सही आंसर दिया है। इफ वायर इज स्ट्रेच डबल इट्स लेंथ, हम जानते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। तो लेंथ को अगर डबल करेंगे, लेंथ को अगर डबल करेंगे, सबको पता है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 आर हो जाएगा। क्या क्लियर है? कोई तकलीफ है क्या इसमें? मैं एनर्जी वेस्ट करूं क्या इसमें? शुड वी वेस्ट एनर्जी? लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो हमें रिलेट कर सकता है, एग्जाम में आ सकता है। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। आज आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत पुराना है, पढ़ा हुआ चीज है, बहुत बेसिक चल रहा है, लेकिन ये आपके इतना आपने जो मेहनत किया 2 दिनों तक, वो इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए किया है। 11th में आने के बाद जो आपने 10th में पढ़ा है उसका रीजन बताना है, बताया गया आपको। ट्राई दिस क्वेश्चन। हरीश बिल्कुल सही है, वेरी गुड। राघवेंद्र बिल्कुल सही है। रिया गलत है। आदर्श बिल्कुल सही है। आदर्श कौन सा लॉजिक लगाए हो? अनम्यूट कर रहा हूं। वेरी गुड हरीश, वही करना था। कल्याणी गलत है। आनंद राज गलत है। आदर्श बता दे भाई कैसे किया? यह गलत है। इसे आंसर आ गया आदर्श? आदर्श मुझे ठीक से एक्सप्लेन करो।
अंजन ठीक है, निधि गड़बड़ है, आंसर भले सही हो लेकिन लॉजिक के अगेंस्ट क्या है? प्राची गलत है, वैष्णवी गलत है। आदर्श 30 सेकंड टाइम है तुम्हारे पास आंसर बताने के लिए। 31 सेकंड के बाद रिमूव। अंजन मैं टाइम दूंगा, अंजन मैं टाइम दूंगा, रुक जाओ अंजन थोड़ा सा, बोलिए अंजन। कितना टाइम लग गया? रोहिल भाई ये से पहले बन रहा था। हाँ अंजन बोलो। सर इसमें इनिशियल में लेंथ एल था और रेजिस्टेंस आर था, तो फाइनल कंडीशन में सर उसका एल इंटू एल प्लस ए उसका 1% हो रहा है ना, तो यानी एल बाई 100, तो टोटल बन गया है सर 101/100 एल। तो उससे सर उसका न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, तो एन टाइम्स एल होता है ना, एन स्क्वायर टाइम्स एल होता है, तो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो सर 101/100 का होल स्क्वायर टाइम्स एल हो हाँ अंजन जाएगा। ठीक कह रहे हो, देखो वो जो तरीका तुम अपना रहे हो ना वो एक्चुअली ठीक तरीका है, लेकिन वो आपको एक बड़े प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएगा, वो है कैलकुलेशन। ठीक है, याद रखिएगा आज के बाद कि कभी भी अगर परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन आते हैं तो गौर से देखिए क्या परसेंटेज चेंज कम है क्या। अगर 10% के कम, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर 8-10% से कम हो अंजन, तो हमेशा एरर का यस फॉर्मूला यूज कीजिए। याद है एरर का? डेल्टा आर बाई यस सर, आर एरर वाला हो सर। जाएगा 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा क्या? तो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज चेंज इन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन एल हो जाएगा क्या? बोलिए। 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन एल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 2 इंटू लेंथ का परसेंटेज इन 1% कितना हो जाएगा? 2%। बोलिए। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं अपने अगले टॉपिक पे। निधि ने हैंड रेज किया, निधि गो अहेड। सर हम भी यही भेजे थे, फिर आप गलत बोले तो हम कब से देख रहे थे कहाँ गलत है कहाँ गलत है, बस हम 2.01% भेजे थे। कैसे बोला था? सर वो मतलब वो एक्चुअल से किए थे ना, तो 2.01 आ गया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा वो मकसद नहीं था आपको ये बताना कि आप एक्चुअल से बोले, क्योंकि परसेंटेज चेंज जब छोटा हो तो एरर कम हो। ये सर हमेशा यही करते थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन था जो इसमें ये गलत आ जाता था, इसलिए ये वाला। मैं गलत कहाँ रहा वो भी समझा रहा हूँ निधि। गलत ये वहां सर आप आएगा समझ जहाँ गए। पे एरर कम होगा, सॉरी एरर ज्यादा होगा। जैसे जैसे एरर का अमाउंट बढ़ेगा गलतियों का स्कोप भी बढ़ेगा। तो सर कितना परसेंट हम लोग लेंगे? देखो परसेंटेज जनरली मैं मानता हूँ कि अगर 5% 10% से कम 5% से कम हो तो आपको ये एरर वाला ही फॉर्मूला लगाना चाहिए। ओके सर। ठीक है? जितना ज्यादा आपका एरर बढ़ेगा उतना उतना ही गलती का स्कोप बढ़ेगा। चलो आते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। हमने पढ़ा है R इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल बाई ए। ठीक है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। वेयर वेयर हमारे पास एक टर्म आया है रो। ये रो की वैल्यू जो हमने देखा कि रो क्या होता है, तो हमने क्या देखा था? रो इक्वल्स टू m बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, यही होता था क्या? बताइए। रो इक्वल्स, फॉर्मूला देखिए कॉपी में, क्या रो इक्वल्स टू m बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ हो रहा था क्या? तो रो इक्वल्स टू हो गया m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो अगर कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है पहले, तो मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। याद रखिएगा रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसको डिफाइन क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as resistance of a conductor
resistance of a conductor of length 1 meter and area 1 meter square. Is it clear? It can be defined as the resistance of a conductor of length 1 meter and area 1 meter square. इसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, तो यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट होता है इसका ओम मीटर. यूनिट होता है इसका ओम मीटर. क्लियर? अब अगला पॉइंट आता है कि रेजिस्टिविटी होता तो क्या समझ गए. अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमने देखा. दीदी आपने हैंड रेज किया है? नहीं, ठीक है. तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो गया? m/ne² इंटू टाउ. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, फैक्टर्स on which resistivity depend. आप बताइए रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? आप बताओ रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? जल्दी, जस्ट लेट मी नो. रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? वेरी गुड. पहला जो आया है नेचर ऑफ मटेरियल. बिल्कुल सही. नेचर, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो रिवाइज करना आसान होगा. नेचर ऑफ मटेरियल. पहला नेचर ऑफ मटेरियल पे सबको पता है. अ कंडक्टर, अगर मैं बोलूं अ कंडक्टर with higher value of n, with higher value of n मतलब number of free electrons per unit volume, then resistivity is less. क्या क्लियर है? क्या resistivity is less मतलब कोई कंडक्टर इसका n ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? कम होगा. तो रेजिस्टिविटी इज लेस. इज दिस क्लियर? अगला पॉइंट बता रहा हूं. अगला क्या बोला आपने? टेम्परेचर. सबको पता है कि as temperature increases तो क्या हो जाएगा? टाउ ऑल्सो इंक्रीजेस. सॉरी, टाउ डिक्रीजेस. रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? टाउ डिक्रीजेस. हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस. क्या क्लियर है? क्या सबको बताइए, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? मैंने बोला कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो स्पीड हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाएगा तो क्या रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ जाएगी? देखिए गौर से. रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है. बोलिए, क्या क्लियर है सबको? क्या सबको ये पूरा रेजिस्टिविटी फैक्टर क्लियर है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला से आप बता सकते हो क्या किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? अभी तक ये चीजें आपको याद करनी थी, आज आपके पास उसका रीजन है. बताओ आदर्श, कुछ फॉर्मूला देख के बताओ आदर्श, किसी और चीज पर डिपेंड करेगा क्या? याद रखना, आपके एनसीईआरटी में कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी दी गई है, लेकिन देखना गौर से कि टेम्परेचर को भी फिक्स किया गया है. टेम्परेचर एम और ई कांस्टेंट है, एन और टाउ पे ही डिपेंड कर सकता है. तो याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही चीज पे डिपेंड करता है. एक है टेम्परेचर, दूसरा है नेचर.
एक बात हम समझे कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है। एक्सेप्शन याद रखना, सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है। एक नोट देके एक्सेप्शन लिख लेना, पता चलेगा भूल गया फिर। नोट दे करके एक एक्सेप्शन लिख लेना अपने को। रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर सेमी कंडक्टर्स। रीजन क्या होगा अभी देखने के बाद, मैंने बताया था थोड़ा बहुत, अभी इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अंजर किसी भी एक मटेरियल में n जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कंडक्टर्स में याद रखिएगा कि इतना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है कि टेम्परेचर चेंज करके भी आप उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो n जो है वो कंप्लीटली हर मटेरियल का फिक्स है। मान लीजिए हर कॉपर का n अलग, एल्यूमिनियम का n अलग, सबका n अपना अपना है। तो अगर कभी बोलो कि नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब n, सीधा सीधा मटेरियल के नेचर का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सबको लिख लिया है तो लिख लिया हो सब लोग, जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। यही पढ़ा है ना हमने, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो इसका कैसे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है किसी रेजिस्टिविटी जो होता है, फाइनल रेजिस्टिविटी जो होता है, याद रखिएगा, फाइनल रेजिस्टिविटी जो होता है वो इनिशियल रेजिस्टिविटी into 1 plus alpha delta t, change in temperature, होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर, आपके पास रेजिस्टिविटी था I, और आपके पास फाइनल टेम्परेचर, एक टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आपकी रेजिस्टिविटी हो गई रो फाइनल। क्लियर है? तो आपके पास हमने बोला कि फाइनल रेजिस्टिविटी जो होगा वो इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? तो अल्फा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, क्लियर है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ये आपका हो गया रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दोनों में एक L बाई ए मल्टीप्लाई करके एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा इक्वेशन है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों साइड L बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो रो L बाई ए हो गया। तो फाइनल अगर देखें तो क्या इसको लिख सकते हैं, क्या फाइनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, क्या R फाइनल इक्वल टू क्या कह सकते हैं, R इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कह सकते हैं क्या? बोलिए, क्या लिख सकते हैं क्या? बोलिए, क्या हम लोग रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं क्या? निधि ने बोला कि सर ये फाइनल रेजिस्टेंस के बिल्कुल सिमिलर है। बिल्कुल सही है निधि, याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। L फाइनल इक्वल्स टू L इनिशियल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर है? याद रहेगा सबको कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है?
मैं आपको इसको पढ़ने के लिए एक रेफरेंस दूंगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि आप इसको वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कुछ नए अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको थोड़ा। हम लोग क्योंकि इसको मैथमेटिकली ज्यादा इसके पार्ट यूजफुल है, तो हमने उसको मैथमेटिकली ये चीज बताई है। ठीक है, लॉजिक वही है, डिपेंड करता है, लेकिन कुछ मटेरियल्स जो होते हैं, ये हमने फॉर्मूला भी लिया है, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो गया ये? एक क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से। आदर्श, इसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ले लो, लीनियर एक्सपेंशन ले लो, बिल्कुल उसी फॉर्मूला की तरह है कि नहीं? चलिए, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग अगला क्वेश्चन करें। देखो, मैंने एनर्जी ज्यादा नहीं खपाई अपनी इसमें, इस टॉपिक में। आपके ऊपर है कि लास्ट क्लास से वीक का ये पूरा टॉपिक आप गेट बाय हर्ट कर लोगे एकदम। एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के पूरी तरह खत्म करोगे। पढ़ने वाला टॉपिक इतना ही है, 2 डेरिवेशन है सीधे सीधे। और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिक हल्का फुल्का 10th में भी सुनते हैं हम लोग, इसके बारे में यूज नहीं करते हैं हम लोग। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को सब लोग। प्लीज देखते हैं। रिया, देखते हैं। आपका आंसर थोड़ा अलग है। अरीज ने 249 बोला है, रिया ने 265 बोला है। जल्दी, हमारे पास 232 डिग्री सेल्सियस भी आया है, और हमारे पास 249 एक और आया है निधि का।
V है। क्या यही केस, दो केसेस हैं क्या? एक बार शुरुआत में करंट 10 एम्पियर था, बाद में करंट 5 एम्पियर हो गया है। मैं आपके जगह रहूंगा तो बोलूंगा फाइनल इनिशियल ये रेजिस्टेंस दोनों केस में क्या क्या है, V अपॉन कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे, 200/10 कितना हो जाएगा, 20 ओम। और यहाँ पे कितना हो गया, 40 ओम। क्लियर है क्या? तो मैं बोलूंगा ये टेम्परेचर इनिशियल कितना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है अपने पास, 15 डिग्री सेल्सियस। फाइनल का पता नहीं है, मैं तो लिखूंगा ना फाइनल, आर फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चेक करते हैं ना कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ है, चेक करते हैं। आर फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आर फाइनल अपने पास कितना है, 40 ओम। इनिशियल कितना है, 20। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, देखते हैं बच्चों, 2 आ गया, इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 234 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा क्या? 234 चेंज इन टेम्परेचर है, तो क्या चेंज इन टेम्परेचर नहीं लिखता, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना है, 15 इक्वल्स टू 234। तो कितना, टी फाइनल इक्वल्स टू 249 नहीं आ रहा है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वैष्णवी 264 कैसे होगा, वैष्णवी 264 कैसे होगा, आनंद 132 कैसे होगा? कल्याणी क्लियर है क्या? ये अप्रॉक्स लेने की क्या जरूरत थी? आकाश क्लियर है क्या? राघवेंद्र, अरे गलती हुआ कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 264 वाला गलती, 264 265 जिसका भी आया है, इज दिस क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ बहुत छोटा है, एनसीईआरटी में कुल 3 लिमिटेशंस दिए गए हैं। पहला लिमिटेशन कुछ कंडक्टर्स में, याद रखिएगा ओम्स लॉ मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखते हैं, इन सम कंडक्टर्स V ceases to be proportional to I. I at higher voltage. At higher voltage क्या कहना चाहता हूं समझिएगा। कुछ कंडक्टर्स में क्या होता है कि मेरा VI ग्राफ बना हुआ है, मान लीजिए ये मेरा I है और दूसरा मेरा क्या है, V है। तो ग्राफ जो बनता है वो पहले तो स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल सही है, और फिर अचानक क्या हो जाता है, अपने पाथ से हल्का सा डेविएट कर। इस केस में हमने देखा कि हायर वोल्टेज पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह रहा है, इसीलिए कहते हैं कि ये मेरा ओम्स लॉ का एक लिमिटेशन। कुछ कंडक्टर्स में हायर वोल्टेज पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इज इट क्लियर क्या? ये पहला लिमिटेशन है। अगला देखते हैं, दूसरा लिमिटेशन आपको सिलेबस में पढ़ना है। इन सेमीकंडक्टर्स Ohm's law do not hold true। याद रखिएगा सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है।
ये मेरा आई होता है, ओम्स लॉ में सेमीकंडक्टर उल्टा बनाते हैं, आई और वी ऐसे बनाते हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ये सब एग्जाम में लिखना पड़ेगा, आ जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, तो सेमीकंडक्टर में भी वैलिड नहीं होता। तीसरा, वीआई ग्राफ show different property, different characteristics in reverse voltage। ये भी सेमीकंडक्टर का ही है। एग्जाम्पल क्या है? सेमीकंडक्टर्स। ये मेरा आई है, ये हमारा वी है। ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है? इस तरह ग्राफ होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये सेमीकंडक्टर का ये पॉजिटिव वोल्टेज के लिए और नेगेटिव वोल्टेज के लिए दोनों, ठीक है? आदर्श ने पूछा है सर वी के बाद क्या लिखा है? वी के बाद सीजेस। सीजेस का मतलब स्टॉप्स। सीजेस है, ये वर्ड क्या है? सीजेस, CEASES। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी का लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ। 3 बड़े लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ के, याद रखिएगा, ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। और यहीं के साथ अपना ओम्स लॉ खत्म हो गया। जल्दी लिखिए, मैं आपको एनसीईआरटी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। मैंने बोला वैष्णवी कि कुछ मटेरियल्स में क्या होता है कि नेगेटिव वोल्टेज में ओम्स लॉ जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। नेगेटिव वोल्टेज में ओम्स लॉ जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। क्लियर? ओम्स बैटरी की पोलैरिटी जैसे ही चेंज करते हैं तो उस वक्त ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो है वो सेमीकंडक्टर्स ही है। क्लियर है? चलिए, मैं जल्दी से एक बार एनसीईआरटी एक बार शो करके दिखा देता हूं कि एनसीईआरटी में क्या है। मैं स्लाइड तुरंत अपलोड कर दूंगा, ठीक है? एनसीईआरटी में देखते हैं क्या क्या अभी तक हमने पढ़ लिया। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी। सर आपका माइक म्यूट है। पिछले जब से आप एनसीईआरटी का जो भी बताए कुछ भी नहीं सुनाई कुछ नहीं, दिया। बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ, कुछ खास नहीं बताया। मैंने बोला है अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। मुझे कितना बुरा लगता है चीज को रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। चलो कोई नहीं। इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स है, ठीक है? उसके बाद है ओम्स लॉ है, हमने बात किया था। उसके बाद हमने बात किया था ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था, उल्टा गया है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाद में आया है इसमें, ठीक है? उसके बाद हमने बात किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेम फॉर्मूला है पूरा का पूरा। उसके बाद अब आपको मिलता है क्या? मोबिलिटी पढ़ाया था आपको, ये भी टॉपिक बता, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ बता दिया आपको। देखो यही सब रीजंस हैं, यही सब एग्जांपल्स दिए गए हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, गौर से देखो, टेम्परेचर के साथ चार्ट है रेजिस्टिविटी का, दिख रहा है कैसे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होता है। अल्फा की वैल्यू दी गई है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, ठीक है? ठीक है, एक सवाल आ जाता है कि क्या अल्फा का वैल्यू टेम्परेचर के साथ भी चेंज करता है क्या? तो हाँ, रीजन देना यस।
अल्फा की वैल्यू जो होता है वो टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स अपने को नहीं पढ़ना है। एक कलर कोडिंग बच रहा है, 2 मिनट का टॉपिक अगले दिन बता दूंगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी बता दिया हूँ, ठीक है। यही ग्राफ पढ़ने को बोल रहा था, एक बार ग्राफ को रिवाइज करके देखना, एक बार जब पढ़ना, थोड़ा थ्योरी है, ठीक है। आपका ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया और हम लोग यहाँ से नया टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर वाला, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का मैंने लगभग हमने कम से कम ऑलमोस्ट कितना 10 पेज के आसपास कवर किया है, 8-10 पेज। होप आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लो इतना टॉपिक, क्योंकि अब बिल्कुल फ्लो में चलेगा टॉपिक, मेहनत करने वाले टॉपिक चले गए, अब खाली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स बचे हैं। अब कोई कहानी वानी इतना नहीं बचा सुनने के लिए, सारे भजन खत्म हो गए, अब डायरेक्ट गेट बैक टू वर्क। चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे बच्चों, मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं।